चुनाव लड़ने लड़ाने वालों का तो मालूम नहीं, लेकिन इसे कवर करना रोमांचक है, और खास तौर पे जब चुनाव उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एक ऐसे बड़े प्लेयर हैं उत्तर प्रदेश के, जिनका बहुत कुछ स्टेक पे लगा है और उन्हें इस बात का अच्छा खासा ज्ञान है, और इसलिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से। अमित भाई, बहुत स्टेक पे लगा है इस बार, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा जब महाराष्ट्र के नतीजे आए। देखिए, आप लोगों के लिए स्टेक, बड़े स्टेक, ये सब शब्द होते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी सरकार के अच्छे कामों के लेकर जनता के बीच में रहते हैं, और आपके लिए चुनाव नोटिफिकेशन निकलने के बाद चालू होता है। हमारे लिए चुनाव शपथ के बाद तुरंत चालू हो जाता है। शपथ के बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव के विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लगे हैं, और पूरे विश्वास के साथ चुनाव के रण मैदान में है, और संपूर्ण विजय का विश्वास भी है। नहीं, ताजा जो महाराष्ट्र का नतीजा आया, उससे कुछ कॉन्फिडेंस तो बड़ा होगा कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस ना जाने का सवाल ही नहीं। हम 2014 के बाद कुछ हारे नहीं है। एक बिहार का चुनाव छोड़ दो, जितने भी विगत एक साल में चुनाव हुए, दिल्ली बिहार गया। हाँ, दिल्ली बिहार की ही बात करता हूँ। उसके बाद में असम से शुरू कर जितने भी स्थानीय इकाई के चुनाव हुए, जितने भी उपचुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में भी MLC का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा हम जीते। हम उड़ीसा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, और महाराष्ट्र में भी किए हैं। हर जगह पे सर्वदूर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देश की जनता ने किया है, और उत्तर प्रदेश में तो विशेष समर्थन मिल रहा है। तो अमित भाई, ये कॉन्फिडेंस है कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होता है? लोग कहते हैं कई बार अमित भाई ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? क्योंकि 73 सीटें जो आपने जितवाई, कहा गया चाणक्य अमित शाह थे 73 सीटों के, तो उत्तर प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये तो आपको नतीजे बताएंगे, मगर जब पार्टी का काम का आधार बढ़ता है, संगठन बढ़ता है, सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, नेतृत्व की लोकप्रियता होती है, तो विश्वास न हो तो बुरी चीज है। मैं विश्वास को बुरी चीज नहीं मानता। आपने कहा कई बार, एक बार नहीं, मैंने भाषणों में सुना है आपको कहते हुए कि ये जो गठबंधन किया है अखिलेश और राहुल ने, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था, काम बोलता है पे, तो राहुल से गठबंधन क्यों किया? नहीं, स्वाभाविक है, जब विश्वास नहीं है तभी गठबंधन करना पड़ा है, वरना गठबंधन करने का कोई सवाल नहीं था। और छोटा मोटा कोई रीजनल पार्टीज के किया होता तो ठीक है। 103 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे दे, और जो समाजवादी पार्टी की स्थापना ही कांग्रेस के विरोध के लिए हुई, उनका जो वैचारिक मूल जहां से निकला, लोहिया जी, वो दूर विरोधी रहे कांग्रेस। स्वयं मुलायम सिंह जी दूर विरोधी रहे कांग्रेस के जीवन भर। आज वो लोग कांग्रेस के साथ बैठते हैं, तो हार के भय के अलावा मुझे कोई कारण नहीं दिखता। तो आपको जब इतना कॉन्फिडेंस है अमित भाई कि आप जीतेंगे, तो आप कसाब तक कैसे पहुंच जाते हैं? नहीं, देखिए, कसाब तीनों पार्टियों का पहला अक्षर जोड़कर मैंने बनाया। मैं नहीं मानता इसमें कोई बुरी बात। नहीं, बहुत क्लेवर तरीके से बनाया आपने कि कसाब भी बोल दो, और कहने के लिए कह सकते हैं कि क है, स है, ब है, तो कसाब हो गया। हाँ, वो यूपी की जनता पर छोड़ दीजिए, अच्छा है बुरा है, वो 11 तारीख को जनता ही बता देगी अच्छा है या बुरा है। नहीं, जनता तो पता हो सकता है जनता आपको जिता दे, लेकिन विरोधी तो ये कहेंगे कि अमित शाह, हाँ, ये कसाब को लेके आने की जरूरत उनको क्यों पड़ जाती है? मैंने बहुत सोच समझ कर कहा है, इसका इंटरप्रिटेशन उत्तर प्रदेश की जनता पर छोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई ऐसे निकल गया, ऐसा नहीं? आपने सोचा समझा फिर कहा? कभी भी मेरे मुंह से ऐसे कुछ नहीं निकलता है। तो फिर विरोधी ये भी कह सकते हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह जब डेस्परेट हो जाते हैं तो इस तरीके की बातें करते हैं। बिहार में उन्होंने कह दिया कि जय पराजय यहाँ होगी और पटाखे जो है
वो पाकिस्तान में चलेगा। तो आपका ये कॉन्टिन्यूटी में बयान है, आप ऐसे बयान देते हो। देखिए, डेस्परेशन में मैं हूं या विरोधी है वो आप इस इंटरव्यू में तय नहीं कर पाएंगे सुकेश जी, वो यूपी की जनता तय करेगी। मैं उत्तर प्रदेश की इस चुनाव को बहुत नजदीक से देख रहा हूं, 1 साल से देख रहा हूं, और हमारा जो संगठन है उसके विकास को 2 साल से देख रहा हूं, और मोदी जी की योजनाओं का जो जन समर्थन है उसको भी मैं अनुभव कर रहा हूं, और समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी मैं अनुभव कर रहा हूं फील्ड के अंदर। मुझे पक्का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित बहुमत से जीतने जा रही है। तो ये कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, मैं कह रहा हूं जब ये कॉन्फिडेंस है तो फिर सवाल उठता है कि कसब, मैं बार बार उस पर इसलिए आता हूं क्योंकि उसकी बहुत प्रतिक्रिया हुई कि वो एक पाकिस्तानी आदमी, पाकिस्तानी आतंकी जो यहाँ पकड़ा गया, यहाँ मारा गया और यहाँ फांसी पे लटकाया गया, तो कसब बोलने के पीछे उनका कहीं न कहीं बाकी दलों को आतंकी घोषित करना या उनको मतलब एक कम्युनल डिवाइड पैदा करने में का इरादा था। आतंकवाद और कम्युनल डिवाइड का कोई लेन देन नहीं है, पर इसके ज्यादा अर्थ आप भी मत निकालिए, यूपी की जनता को निकालने दीजिए। यूपी की जनता तो चलिए निकालेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे लोगों में ये मैसेज जाएगा या इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा? मैंने जिस मैसेज के लिए वो कहा है जनता उसी तरह से रिसीव्ड कर रही है। सुकेश जी के समझ से जनता रिसीव्ड नहीं कर रही है। मैंने जो कहना चाहा वही जनता ने रिसीव्ड किया है। तो मतलब आपका कहना है कि आपने जो मैसेज दिया उसी को रिसीव किया है, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता? मुझे तो नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आपने कोई एक अलहदा बयान नहीं दिया। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना का जब मामला हुआ तो वो भी बहुत बढ़ गया, और जिन्होंने कैराना का मामला उठाया था आपके सांसद, वो खुद ही पीछे हट गए, हुकुम सिंह जी। लेकिन कैराना पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो कश्मीर बन जाएगा, आपने कह दिया। उसके बाद आपकी जो मैंने नहीं कहा ऐसा कश्मीर नहीं, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। तो कैराना के मुद्दे को भी ऐसे ही कम्युनल रंग देने की कोशिश हुई, जबकि जांच में पता लगा कि वो लोग रोजी रोटी के लिए बाहर गए थे। आप लोग जो भी जांच करनी है वो कर लीजिए। जब कैराना का सच सामने आएगा आपकी भी आंखें खुल जाएगी। पलायन हुआ है वो वास्तविकता है। किस वजह से हुआ पलायन? वजह जो है वो हमने तो पलायन को मुद्दा बनाया है। हर तरह का पलायन बुरा है। तो जांच तो अखिलेश सरकार कह रही है, उसने कराई। सरकार अब रही कहाँ भाई? जो नई सरकार आई ये जरूर करेगी जांच कारण की। चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में जो ऐसे ही बयान जो आते हैं, आपने इस बार घोषणा पत्र का नाम दिया संकल्प पत्र। अच्छा लगता है सुनने में। और मुस्लिमों को लेके जो आपने उसमें बातें कही, तो मोटे तौर पे जो मुझे समझ में आया, आपने उसमें 3 तलाक का मुद्दा उठाया प्रोमिनेंटली। अब ये बार बार 3 तलाक पे आना, ये मतलब मुस्लिमों के लिए और भी कुछ किया जा सकता है। वो विजन डॉक्यूमेंट में होता, संकल्प पत्र में होता, लेकिन मुस्लिमों के लिए 3 तलाक की बात उठा के फिर घूम फिर के बात वही आ जाती है। मुझे लगता है आरोप बीजेपी पे लगाया जाता है। मुझे लगता है सुकेश जी, आपकी चैनल के संपर्क के कारण आपके विचार की पद्धति थोड़ी बदल गई है। अब मैं बताता हूँ, हम गांव में 24 घंटा बिजली देंगे तो मुसलमान को नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी या नहीं मिलेगी बताइए? नहीं, बिल्कुल मिलेगी। मिलेगी। तो वो अभी भी मिलती होगी अगर बिजली जाती होगी। बिजली जाएगी तो मिलेगी। हम कॉलेज बनाएंगे उसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? 3 तलाक किसके लिए है? और किसी जगह पे है ही नहीं। 3 तलाक और किसी के लिए नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना था कि आपका कहना मैं आपका सच्चा कमेटी बनी, उसने मुसलमानों के हालात का जायजा लिया, और उसके लिए स्क्वायरली जिम्मेदार अगर कोई है तो अभी तक जो सरकारें रही हैं वो रही हैं। तो अगर उसमें बेहतर नहीं होता कि आप मुसलमानों के लिए, उनके युवकों के लिए कुछ अलग से अनाउंस करते? भारतीय जनता पार्टी विकास में हिंदू मुस्लिम का भेद कभी करती नहीं, ना करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है तो सबका विकास होता है। रोजगारी की बात करेंगे तो सबको रोजगारी मिलेगा। और ट्रिपल तलाक में विरोधी अपना स्टैंड क्यों तय नहीं कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं? इतना बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना स्टैंड तय कर देना चाहिए। किन पार्टियों ने? क्या कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, तीनों ने करना चाहिए जनता के सामने कि मुस्लिम महिलाओं के हकों के रक्षण के लिए आप क्या चाहते हैं। हमने हमारा स्टैंड स्पष्ट कर दिया है।
कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के हकों का भी रक्षा हो और ट्रिपल तलाक इस देश में नहीं होना चाहिए। मामला जो बढ़ता है तो वो आ गया अब 2017 में अमित भाई, और आप तो एक डेवलप्ड स्टेट से आते हैं, हम डिस्कोर्स शुरू हो गया कि कब्रिस्तान शमशान। आपको लगता है कि डिस्कोर्स इस लेवल पे जाना चाहिए, कब्रिस्तान की बात करें, शमशान की बात करें? देखिए, जो लोगों ने कब्रिस्तान के लिए 1200 करोड़ रुपया दिया और स्मशान के लिए 600 करोड़ रुपया, जबकि जनसंख्या का अनुपात 80% हिंदुओं का है और 20% मुसलमानों का है, उससे उल्टा अनुपात गिरा। इसको आप क्या कहते हैं? किस प्रकार का प्रशासन है? किस प्रकार का प्रशासन है? आप मुझे समझाइए ना। और अगर ये भावना लोगों के मन में पड़ी है कि कम्युनल रंग से रंगकर यहाँ की सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को भी कम्युनल कलर करती है और उसको उजागर करते हैं, तो हमारा फर्ज नहीं है क्या? इसमें आपत्ति क्या है? ये वास्तविकता है या नहीं है? नहीं, इसको क्या हम ऐसे देख सकते थे कि जैसे शौचालय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने बनवाया, तो क्या हम ये सोच सकते थे कि भाई आप सरकार में आए और अगर शमशान कम बने हैं तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले और राज्य सरकार को कहे कि आप बनवाओ? नहीं, हमने लिया, बाकी बहुत सारी चीजों में लिया है। देखिए, हमने इतना ही कहा है कि राज्य सरकार भेदभाव कर रही है और ये वास्तविकता है। अगर केंद्र सरकार शौचालय बनाने में धर्म का भेदभाव करे तो विपक्ष ने मुद्दा उठाना चाहिए। गैस देने में अगर हम धर्म का भेदभाव करते तो विपक्ष ने उठाना चाहिए था, मगर आप भेदभाव करो उसको छोटा मान रहे हो और मुद्दा उठाए उसको जो मुद्दा उठाते हैं उनको गुनाह मान रहे हो। तो मुझे लगता है सुकेश जी, आपके चश्मे ही इसका कलर बदल गया है। नहीं, मेरे चश्मे का कलर नहीं बदला। बिल्कुल बदला है भैया, मैं तो कह रहा बिल्कुल हूं। बदला है। ये काट छाट करे बगैर आप दिखाना, जनता भी बिल्कुल, बिल्कुल, कोई कि सुकेश रंजन के चश्मे का कलर बदल गया। नहीं, इसको बिल्कुल काटा छाटा नहीं जाएगा, इसका भी आश्वासन देता हूँ और जनता तय कर लेगी कि मेरे चश्मे का कलर बदला है कि नहीं बदला। मैं तो कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। इसको विरोधी भी, जैसे मायावती ने कहा कि आपकी सरकार है हरियाणा में कितने शमशान बना दिए, आपकी सरकार है गुजरात में, वो सब सामने रखे। सवाल मुद्दा भेदभाव का है, भेदभाव का है। विकास के काम में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आप मायावती की बात का जवाब देना चाहेंगे? वो हर जगह कह रही है कि आपने कितना शमशान बनाया। मैंने कह दिया ना भैया, मुद्दा भेदभाव का है कि 1200 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के लिए खर्च हो और 600 करोड़ रुपया स्मशान के लिए खर्च हो, जबकि जनसंख्या का अनुपात कुछ और ही हो। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? हम इतना पूछना चाहते हैं। नहीं तो ये 2.5 साल सरकार चलने के बाद, 2.25 साल सरकार चलने के बाद चुनाव में जब ये मसला उठता है तो लगता है इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल चुनाव में ही उठेगा, क्योंकि ये चुनाव का मुद्दा है। यहाँ पूरा प्रशासन धर्म के आधार पर भेदभाव कर चलता है। थाने में रिपोर्ट लिखाने से लेकर लैपटॉप बांटने से लेकर सब जगह पे। बार बार अखिलेश ये कहते हैं कि विकास के मुद्दे पे बीजेपी बहस नहीं करना चाहती। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, बीजेपी उसकी चर्चा नहीं करेगी। नहीं, इसकी भी करते हैं। भारत में सबसे महंगा एक्सप्रेसवे उन्होंने बना है। देश के राजमार्गों का जो एवरेज है 18 करोड़ का है, इनका 31 करोड़ का है। अखिलेश जी ने इतना जवाब देना है, 18 और 31 का डिफरेंस कहाँ गया है, इसकी भी मैं चर्चा करता हूँ, मगर ये आप नहीं उठाते। नहीं, हमने तो ये प्रदेश अध्यक्ष, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि अगर दोषी पाए गए जांच होगी अखिलेश यादव के खिलाफ। नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पूछना है, अखिलेश यादव को आपने पूछना था कि 18 और 31 क्यों नहीं है, क्यों डिफरेंस है? नहीं, ये हमारे कॉन्क्लेव में आए थे तो हमने उनसे पूछा था। हमने विकास के मुद्दे ही उठाए हैं। मेट्रो की एडवर्टाइज लेकर हजारों लोग मेट्रो में बैठकर चले गए, रिक्शा बड़ा खर्च कर, मेट्रो ही नहीं चलती है। हम यही तो पूछते क्या काम किया। उत्तर प्रदेश हत्याओं में नंबर 1 बन गया, उत्तर प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 बन गया, चोरी लूट डकैती फिरौती में नंबर 1 बन गया। काम क्या हुआ है भैया? उनका कहना है कि एनसीआरबी का डेटा देखिए तो अपराध में कई दूसरे प्रदेश आगे हैं, लेकिन अमित शाह हाफ ट्रूथ कहते हैं, अर्ध सत्य कहते हैं। अर्ध सत्य भी तो कहता हूँ मैं, झूठ तो नहीं कहता ना। वो पूरा बता दे, सत्य आंकड़े बता दे जरा, यूपी की जनता के सामने रखे। आपने एक और मुद्दा उठाया कि लैपटॉप भी धर्म देखकर बांटा जाता है, जाति और धर्म देखकर।
समाजवादी पार्टी कह रही है कि तो कौन सा आधार है, कहां से आंकड़े निकाले उन्होंने कि जाति और धर्म देखकर बांटा जाता है। गांव में जाकर पूछते हैं, सब बोलते हैं कि हमारी जाति मैच नहीं करती, हमारा धर्म मैच नहीं करता, इसलिए हमें लैपटॉप नहीं मिले हैं। और ये कोई मेरे कहने का सवाल नहीं, यूपी सर्विस कमीशन ने जो भर्तियां करी थी उसके अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने बर्खास्त करना पड़ा, क्योंकि भर्तियां जाति के आधार पर होती थी। ये हाईकोर्ट ने बर्खास्त किया है उनको, चालू टर्म से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ा है। मुझे लगता है ये भी आपने अखिलेश जी को पूछना चाहिए था। ये पूछा है उनसे, बिल्कुल 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 उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं? मुझे आपके बैकग्राउंड के कारण लग रहा है, मगर ये सवाल नहीं पूछे गए हैं इस तरह से। नहीं पूछे गए हैं, मतलब वैसे बैकग्राउंड देखने का अधिकार है आपका। हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड देखते हैं तो आप हमारा बैकग्राउंड देख सकते हैं। इसमें मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से अमित भाई ये पूरा चुनाव चल रहा है और चूंकि 7 चरणों में है, तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसका लेवल बहुत गिर गया। जैसे आपने खुद ने कहा था एक बार अरविंद केजरीवाल के बारे में कि ऐसा डिस्कोर्स जब इस लेवल का हो जाए तो क्या बात की जाए। और आपने बहुत नाराजगी भी जताई थी, दुख भी जताया था, मुझे याद है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन जिस लेवल का डिस्कोर्स हो गया कि प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि गुजरात के गधे, लालू यादव आपके बारे में कुछ जो कहते हैं मैं कहना नहीं चाहता। आपकी तरफ से कई बार तंज हुए, वो भी लगता है कि बिलो द बेल्ट आपने भी हिट कर दिया, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो सकता है। लेकिन क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? आपने पहले दिन से शुरू किया कि एक से बाप परेशान है, एक से मां परेशान। नहीं, देखिए पूरे चुनावी भाषण में 40 मिनट का होता है, इसमें 1 मिनट ऐसा कोई बोलता होगा, मगर मीडिया इसी को उठाएगा तो यही जनता के सामने जाएगा।